पढ़ना लिखना समझना सब सीख ले, सुनो बाबू टाइम यही है जान ले। क्लास वर्क होमवर्क बनाना सब सीख ले, सुनो बाबू टाइम यही है जान ले। मैं बस यही चाहूँ पढ़ो तुम सभी बाबू, जैसे मैं पढ़ाता जाऊं पढ़ते जाओ रे बच्चा रे तुम सब पढ़ते रहना रे। हो मौसम चाहे कैसा भी हमेशा पढ़ते रहना रे। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं जीके जीएस प्रैक्टिस सेट का 13 का बहुत ही महत्वपूर्ण, धमाकेदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला दमदार क्लास। तो देर किस बात की, चलिए जल्दी से प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन बोर्डवा पे, ध्यान से देखिए भाई क्या कहता है। चलिए, एकल स्थानांतरीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। एकल स्थानांतरी ने बोल रहा है, क्या व्यक्त कर देता है, क्या मत दे सकता है? पहला ऑप्शन है केवल 2 विकल्प, दूसरा ऑप्शन है केवल 1 विकल्प, तीसरा है भरे जाने वाले पदों में से कम विकल्प, और चौथा है उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। जल्दी बताइए भाई, इसमें से क्या होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? चलिए चलिए जल्दी जल्दी, टाइम भाई हो रहा है, टाइम हो रहा है। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए आपका टाइम अब समाप्त होता है, हम सीधे इसका आंसर बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एकल स्थानांतरणीय मतदान किसमें होता है? राष्ट्रपति का चुनाव या उपराष्ट्रपति का चुनाव में होता है। तो उसमें जितने प्रत्याशी होते हैं सभी को उतने विकल्प दिए जाते हैं। यानी हमारे पास जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी होते हैं। चलिए, प्रत्याशी का मतलब क्या होता है? जो चुनाव लड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए भाई। भारत का पहला और राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? और राजनीतिक मतलब राजनीति नहीं उतना करता था भाई, कौन था ये पूछा जा रहा है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहले का ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा का ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और तीसरा का ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्ण, और चौथा ऑप्शन है भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जल्दी कमेंट करके बताइए कौन राजनीतिज्ञ नहीं था इनमें से। जल्दी कमेंट करके बताइए, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए, कोई ऑप्शन नंबर बी कहता है। भाई क्या होगा जल्दी बताइए, टाइम खत्म। चलिए हम ही बताते हैं। देखिए, और राजनीति, भाई राजनीति से जो जुड़ा हुआ नहीं था वो थे एकमात्र भारत के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, और बहुत बार इन्होंने पीएचडी भी किया है अलग अलग क्षेत्रों में। चलिए बताते हैं का जो फुल फॉर्म होता है एपीजे का, वो जल्दी कमेंट करके बताइए तो किसको किसको आता है, देखना चाहते हैं भाई एपीजे का फुल फॉर्म किसको किसको आता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में। उससे पहले कुछ विशेष जानकारी हम लोग देखेंगे इस प्रश्न से जुड़ा हुआ। देखिए सबसे पहले भारत के पहले और राजनीतिज्ञ अगर बोला जाए तो राष्ट्रपति जो कि 11वें बने थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा, पूरी 5 बरस, बोले तो 5 साल। इसके बाद अगर देखें हुए मूलतः एक परमाणु वैज्ञानिक थे, परमाणु वैज्ञानिक। उन्होंने विजन 2020 बोले तो 2020 पूरा योजना के माध्यम से राष्ट्रीय विकास हेतु सरकार को प्रेरित किया। उन्हें आमजन का राष्ट्रपति या पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? देखिए कौन सा आपात का बात किया जा रहा है? सबसे पहले देखिए राष्ट्रीय आपात का बात किया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं आपात कितने प्रकार के होते हैं। ये जो आपातकाल लगता है राष्ट्रपति द्वारा, तो आपातकाल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का आपातकाल होता है। एक राष्ट्रपति शासन होता है, एक राष्ट्रीय आपात होता है, और एक वित्तीय आपात होता है। तो इसमें पूछा क्या गया है राष्ट्रीय आपात के बारे में, और ये 3 आपात है तो 3 अनुच्छेद के तहत इसको लगाया
लगाया जाता है? क्या और कितने अनुच्छेद के तहत? 3 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात हो या वित्तीय आपात हो या राष्ट्रपति शासन हो, इन सबको लगाया जाता है। तो हमारे पास पूछा गया है राष्ट्रपति आपात। जल्दी कमेंट करके बताइए किसको किसको इस प्रश्न का उत्तर आता है। जल्दी, आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जल्दी बताइए जल्दी। चलिए भाई कमेंट कर रहे हैं, कोई बोल रहा ऑप्शन ए, चलिए कोई ऑप्शन बी, जल्दी जल्दी बताइए जल्दी जल्दी। चलिए टाइम खत्म। अब देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा 352। क्या हो जाएगा? 352। 352 के तहत कोई भी राष्ट्रपति हो वो क्या कर सकता है? राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। और भारत में अभी तक राष्ट्रीय आपात कितने बार लग चुका है? तो भाई ये 3 बार लग चुका है। कितने बार? 3 बार। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, बोर्डवा पे आपके सामने ले आए हैं। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत अंतर्राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है और 44वें संविधान संशोधन के अनुसार सशस्त्र विद्रोह या जिसको हम बाह्य आक्रमण भी कह सकते हैं एक तरह से, स्थिति में ही राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। 2 पॉइंट होना चाहिए, एक तो सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए या तो बाह्य आक्रमण कोई अगर करता है तो भारत में हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। इसके बाद जो है अब तक भारत में अगर देखा जाए, जो आपको हम बताएं कितनी बार, 3 बार राष्ट्रीय आपात की स्थिति हो चुकी है। सबसे पहले 1962 में भारत चीन युद्ध के समय युद्ध हो रहा था, बाहरी आक्रमण था, इसीलिए राष्ट्रीय आपात लग चुका था। दूसरा है दिसंबर 1971 में भारत पाक के साथ जब युद्ध हुआ, भाई ये भी तो युद्ध हुआ था ना, तो इस समय भी भारत में राष्ट्रीय आपात लग चुका था। और जून 1975 में आंतरिक अशांति, बोले तो जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय भी इमरजेंसी लगा था, इमरजेंसी यानी आपातकाल एक तरह से, में राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था। तो 2 बार तो युद्ध के चलते लगाया गया था और 1 बार अशांति के रूप में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है, बोर्डवा पे ध्यान से देखिए, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? भाई बहुत ही आसान जवाब अभी आपको हम बताए, कितनी बार राष्ट्रीय आपात भारत देश में घोषित हुई है? जल्दी बताइए जल्दी बताइए, और कितने बार लागू किया गया वही चीज पूछा जा रहा है, जल्दी बताइए कमेंट करके। चलिए बहुत अच्छा, 3 बार। चलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बुढ़वा में, ध्यान से देखिए, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? देखिए इस बार फिर क्या है, आपातकाल के बारे में पूछा गया है। और ये आपातकाल किससे जुड़ा हुआ है? ये आपातकाल जुड़ा हुआ है राष्ट्रपति शासन से। किससे? राष्ट्रपति शासन। तो आपको बता देते हैं 3 आपातकाल होती है भाई। सबसे पहले 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल, फिर होता है 4 जोड़ दीजिए तो 356 ये हो जाएगा राष्ट्रपति शासन, फिर 4 जोड़ दीजिए तो 360 में पहुंचेंगे, ये होता है वित्तीय आपात। क्या हो जाएगा? वित्तीय आपात हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, और ये हो जाएगा राष्ट्रपति शासन। चलिए आपको हम बता दिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? क्या लिखा हुआ था? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन किससे होता है भाई? ऑप्शन नंबर बी 356 के तहत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहे तो किसको देगा जाके? क्या लोकसभा अध्यक्ष को देता है? क्या प्रधानमंत्री को देता है? क्या उपराष्ट्रपति को देता है? क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को देता है? तो किसको देता है? जल्दी बताइए कमेंट करके। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, जल्दी। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4 और टिक टिक 5। अभी तक कोई जवाब देने नहीं सके। चलिए हम बताते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। उपराष्ट्रपति को देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों। चलिए बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अनुच्छेद किसके तहत? ये पूछा जाता है, अनुच्छेद 56(1) के तहत। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को और प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को तथा भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। देखिए क्वेश्चन तो बताते हैं एक, लेकिन जानकारी हम लोग देते हैं उससे अनेक। क्वेश्चन एक था लेकिन जानकारी कितना, देख सकते हैं ना। चलिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए भाई।
यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? फिर से वही क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया गया, जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, बहुत अच्छा, एकदम सही जवाब है भाई, उपराष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? भाई भारत का राष्ट्रपति किसको नियुक्त नहीं करता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहल का है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा है भारत का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है वायुसेना अध्यक्ष और चौथा थल सेना अध्यक्ष। जल्दी से बता दीजिए तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए 5 सेकंड का समय आपको फिर से दिया जाता है, जल्दी बताइए। लोकसभा होगा कि भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा कि वायुसेना अध्यक्ष होगा कि थल सेना अध्यक्ष होगा? चलिए तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है, जो भारत के राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं, वो है लोकसभा अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि इसका जो नियुक्ति है ये संसद द्वारा, लोकसभा के सांसद द्वारा किया जाता है। इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको हम बताते हैं, ध्यान से देखिए। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, निर्वाचन मतलब अगर हम जब चुनते हैं उसको निर्वाचन कहा जाता है। सदस्यों के द्वारा, बोला है ना, लोकसभा सदस्यों के द्वारा होता है। और राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों के अधीन भारत के किसको, मुख्य न्यायाधीश हो गया या वायुसेना अध्यक्ष हो गया या भारत के थल सेना अध्यक्ष को नियुक्त करता। तो ये भी प्रश्न हम लोगों ने जान लिया कि वायुसेना हो, थल सेना हो या भारत का मुख्य न्यायाधीश हो, इन सब की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति अगर बनना है, आप लोगों को कल दिन बनना है, ठीक है, तो उसके लिए कितना न्यूनतम आयु चाहिए? तो ये पूछा जा रहा है भाई, कितना न्यूनतम आयु चाहिए? तो 35 बरस, बोले तो 35 साल। 35 साल का उम्र अगर आपका हो जाता है तो आप राष्ट्रपति बनने के लिए लायक हो चुके हैं। आप जाके अपना नामांकन दर्ज कर सकते हैं, आप प्रत्याशी बन सकते हैं। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको हम बताते हैं, ध्यान से देखिए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितना उम्र चाहिए? 35 वर्ष चाहिए, पूरी करना चाहिए। और अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति निर्वाचित होने से संबंधित अन्य अर्हताओं में भारत की नागरिकता होनी चाहिए। सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता आदि में शामिल होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। भारत के राष्ट्रपति को अगर हटाना है, भारतीय राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो हम कैसे हटाएंगे? सीधा बोल देंगे जाके, हटो बेटा, अपना सीट से हट जाओ, ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं, राष्ट्रपति का पद बहुत बड़ा पद होता है, वो खून को भी माफ कर सकता है, इतना पावर उसके पास होता है। तो ऐसे तो हम हटा नहीं सकते हैं। तो उसको कैसे हटाया जाता है? उसको संसद द्वारा महाभियोग की पद्धति अपनाकर उसको उसके सीट से निष्कासित किया जाता है। तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा। और ये कौन सा देश से लिया गया भाई महाभियोग की जो विधि है? तो वो एकमात्र किससे? अमेरिका, बोले तो यूएसए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? कितना दिन तक आप राष्ट्रपति के पद पे बने रह सकते हैं? ठीक है, पूछा जा रहा है मैक्सिमम एज रिटायरमेंट का। चलिए, क्या 58 वर्ष तक? ऑप्शन नंबर बी 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 62 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। जल्दी कमेंट करके बताइए तो भाई क्या होगा। आपको 5 सेकंड का समय मिलता है, जल्दी कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अधिकतम कितने दिन तक, ठीक है, वो अपने पद के लिए निर्धारित हो सकता है? जल्दी बताइए। चलिए समय समाप्त। इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, कितना भी दिन वो रह सकता है भाई, राष्ट्रपति है, राजा है। चलिए आगे, अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम, राष्ट्रपति शासन का बात किया जा रहा है, अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन को हम कितने दिन तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन संसद की हमें क्या चाहिए? संसद का अनुसरण चाहिए। संसद अगर नहीं बोलेगा तो हम नहीं बढ़ा सकते हैं। तो देखिए कितने साल तक? तो मैक्सिमम 3 साल तक हम राष्ट्रपति शासन को बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में।
संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? हम आपको बताएं पहले ही कि संविधान में जो आपातकाल है वो कितने प्रकार की होती है। जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, भाई टाइम ये हो रहा है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार भाई, सबका जवाब है 3 बार। चलिए आप लोग सीख गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। आपात अधिकार मतलब वही हो गया भाई आपातकाल, कितने प्रकार का होता है? सेम क्वेश्चन आ गया, जल्दी से इसको बता दीजिए कमेंट करके। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? बोल रहा है अभी तक भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लग चुका है। हमारे पास ऑप्शन 4 है। पहले कभी नहीं हुआ है, दूसरा 2 बार, 3 बार, 1 बार। जल्दी बताइए कमेंट करके इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। आपके पास 5 सेकंड का समय है। चलिए 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 जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, नहीं हुआ आप लोगों से, हम आपको बताते हैं भाई, कभी नहीं, ऐसी स्थिति कभी आई ही नहीं है भारत में। तो अभी तक वित्तीय आपात भारत देश में लगा नहीं है। राष्ट्रपति शासन लग चुका है, राष्ट्रीय आपात लग चुका है और 3 बार लग चुका है, लेकिन वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वो वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? कौन सा अधिकार बोला है भाई आपातकाल करने के लिए? वित्तीय आपातकाल। आपको हम बताए थे 352 में क्या होता है, 352 में क्या होता है, 360 में क्या होता है, और 300 बीच में जो आता है 4 जोड़ दीजिए तो 356 में क्या होता है? इसमें होता है राष्ट्रीय आपात, इसमें होता है राष्ट्रपति शासन, और इसमें होता है वित्तीय आपात, यानी 360। अनुच्छेद 360 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? जल्दी बताइए तो। ऑप्शन नंबर ए 6 महीना, ऑप्शन नंबर बी 12 महीना, ऑप्शन नंबर सी 24 महीना, और डी नंबर कोई अधिकतम अवधि नहीं है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर सी कोई जवाब दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी, चलिए सी और डी आ रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई अधिकतम अवधि नहीं है, कितना दिन तक हम बढ़ा सकते हैं भाई, पैसे पूरा जाएगा देश में तो कितना दिन तक हम लगा सकते हैं आपातकाल। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बताते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहले चरण में यह उद्घोषणा 2 मास तक, बोले तो 2 महीने तक चलती है। इसके बाद यदि संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाता है तो वह अनिश्चित काल तक बनी रहती है। अनिश्चित काल मतलब कोई निश्चित नहीं है समय, और अनिश्चित सोच लीजिए कितना साल तक जा सकता है। ठीक है, तो अर्थात जब तक वापस ना ली जाए तब तक, इसीलिए इसका कोई अवधि फिक्स नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है? पूछा जा रहा है भारत में वित्तीय आपातकाल कौन घोषित कर सकता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो भाई बहुत ही आसान जवाब है, क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। आप भी मार दीजिएगा फटाक से। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल 1 बार लागू की गई है? जल्दी बताइए, 1 ही बार आपातकाल लगा है, और कौन सा ऐसा आपातकाल लगा? आपके सामने तो 2 ही ऑप्शन होगा, एक राष्ट्रपति शासन और दूसरा हो जाएगा राष्ट्रीय आपात। और राष्ट्रीय आपात में 2 तरह का होता है, सशस्त्र वाला और एक होता है आंतरिक बाहरी आक्रमण वाला। तो आंतरिक आपात स्थिति क्या था? राज्य आपात स्थिति, बाह्य आपात या वित्तीय आपात? जल्दी बताइए, 5 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। चलिए चलिए ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा, एकदम शानदार शानदार जवाब आप लोग दिए हैं। इस प्रश्न का सही जवाब एकदम यही है, आंतरिक आपात की स्थिति 1 ही बार पैदा हुआ है, इंदिरा गांधी के समय 75 में लगा था। अभी इसके बारे में पूरी जानकारी आपको हम बताएंगे। राज्य आपात स्थिति जो है, बाह्य आपात स्थिति या वित्तीय आपात स्थिति, ये तो कभी लग भी नहीं किया है। चलिए बढ़ते हैं। और बाह्य आपात तो 3 बार लग चुका है, 2 बार। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बताते हैं। आपातकाल 25 जून 1975 21 मार्च 1977 तक ये रहा। लगभग कितने महीने? 21 महीने, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, नाम सुने ही होंगे, अभी जो हैं वो भी जेल में घुसा दिए गए थे। किसके समय? इंदिरा गांधी के समय, जब वो प्रधानमंत्री। चुन चुन का भी बदला ले रहे हैं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी।
ठीक है, तो वह समय था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान की धारा 352 के अंतर्गत आंतरिक आपात के आधार पर, देखिए कौन सा आंतरिक आपात के आधार पर आपातकाल की घोषणा की थी, और 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपात की घोषणा का प्रावधान किया गया था। देख सकते हैं ना कैसे करके लोगों को बेवकूफ बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? राष्ट्रीय आपातकाल मतलब आजादी के बाद। तो आपको हम बता दिए थे, ये घूम के फिर से आ गया। इसका जवाब हम नहीं देंगे, आप कमेंट में करके बताइए जल्दी से। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? भाई पुनर्निर्वाचन फिर से चुनने के लिए कितनी बार? एक बार क्या, एक ही बार चुन सकते हैं क्या? 2 बार चुन सकते हैं क्या? 3 बार चुन सकते हैं कि जितनी बार चाहे उतनी बार वो खड़ा हो सकता है चुनाव के लिए? बताइए जल्दी से कमेंट करके, 5 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। चलिए चलिए जल्दी से। चलिए कोई बालक लिख रहा है 1 बार, कोई 2 बार। चलिए आपको हम सही जवाब बताते हैं, कितनी बार हो सकता है राष्ट्रपति अपने पद पर खड़ा? तो भाई वो जितनी बार चाहे, उसका मन जितना करे वो उतनी बार वो खड़ा हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो किसके पास है? पहला ऑप्शन है ब्रिटिश राजा रानी के पास, दूसरा है यूएसए के राष्ट्रपति के पास, तीसरा है पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास, चौथा है फ्रांस के राष्ट्रपति के पास। बताइए जल्दी से तो भाई किसके पास है? जल्दी कमेंट करके बताइए, टाइम खत्म हो रहा है। चलिए कोई बोलता है ए तो कोई बोलता है बी। चलिए बताते हैं, ए और बी में ही होगा कोई एक। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे ब्रिटिश राजा रानी के पास जो अधिकार है ना, वही अधिकार हमारे यहाँ के राष्ट्रपति जी के पास है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? अगर देखिएगा तो अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत संसद के सत्र में ना रहने की स्थिति में राष्ट्रपति किसी तत्काल आवश्यकता के संदर्भ में अध्यादेश जारी कर सकता है, और राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार जारी अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू रहता है, जबकि संसद के समावेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। 6 सप्ताह के बाद प्रवर्तन में नहीं रहता है तो अध्यादेश कितना हो जाएगा? 6 महीने हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा कितना? 6 महीने हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? संवैधानिक अध्यक्ष बोलो, संविधान का अध्यक्ष एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है, संविधान के अनुसार वो कार्य करता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो राष्ट्रपति होगा कि प्रधानमंत्री होगा कि भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा कि महान्यायवादी होगा? जल्दी बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण कर सकता है? राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण कर सकता है कौन अपना पद? तो इस प्रश्न का सही जवाब है भाई प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, चुनाव आयुक्त की, लोकसभा अध्यक्ष। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। आपके पास 5 सेकंड का समय मिल रहा है, जल्दी बताइए। वो सेकंड जल्दी जल्दी जा रहा है, समय किसी का हाथ में नहीं है, समय चला जाता है। जल्दी कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा आपका राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल अपना जो कुर्सिया में बैठता है ना, तो किसके अनुमोदन के तहत? राष्ट्रपति के अनुमोदन के तहत वही बिठाता, नियुक्ति करता, एक तरह से कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बुढ़वा में, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद अगर हो जाता है, उपराष्ट्रपति को जब हम चुनते हैं और कोई विवाद, कोई समस्या ऐसी उत्पन्न हो जाती है, तो कौन वाला इसका ऑप्शन हो सकता है सही? पहला, उच्च न्यायालय में फाइल किया जाए, दूसरा, निर्वाचन आयोग को भेजा जाना चाहिए, तीसरा, उच्चतम न्यायालय में फाइल किया जाना चाहिए, या चौथा, उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब मेरे प्यारे मित्रों? जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए चलिए जल्दी जल्दी। अरे बी, सी,
डी भी कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग चलाना है माने राष्ट्रपति को हटाना है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या चलाना चाहिए? महाभियोग चलाना चाहिए। पूछा जा रहा कौन सा ऑप्शन होगा? विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा क्या, उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा क्या, कि संसद द्वारा? जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए बहुत अच्छा, डी। चलिए सही बात है भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा, संसद के द्वारा ही महाभियोग लगाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभिभावी कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? किसमें होता? देखिए सेम क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया गया है भाई। संविधान का उल्लंघन कर दिए हैं कौन? राष्ट्रपति जी। तो उसको हटाने के लिए किसका चाहिए? साथ हमें चाहिए संसद का। तो संसद के द्वारा क्या होता है? किसी भी सदन के द्वारा हम उसको हटा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी को और। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। महाभियोग की कार्रवाई संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। ऐसा प्रस्ताव लाने के पूर्व 14 दिन का नोटिस देना आवश्यक है। राष्ट्रपति को हमें पहले ही नोटिस देना पड़ेगा, 2 सप्ताह पहले। इसके अतिरिक्त महाभियोग के संकल्प को संसद के कम से कम 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर सहित प्रस्तावित होना चाहिए। अगर सिग्नेचर नहीं किया 1/4 तो फिर वो महाभियोग नहीं लगने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बुढ़वा में, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? अभियोग बोले या महाभियोग बोलिए, ठीक है, किसके द्वारा? सेम क्वेश्चन है, हम इसका आंसर नहीं बताएंगे, अब जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बुढ़वा में, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? निर्विरोध मतलब उसका विरोध कोई नहीं किया भाई, निर्विरोध चुना गया। तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, एन बोले तो नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। सब डॉक्टर है, सब पढ़े लिखे लोग होते हैं भाई राष्ट्रपति। जल्दी बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। आपको 5 सेकंड का समय मिलता है और ये समय स्टार्ट हो गया है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। समय समाप्त। इस प्रश्न का सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, बोले तो नीलम संजीव रेड्डी। तो मेरे प्यारे मित्रों आपको बताना है ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।